बांग्लादेश में हाल ही में एक पॉलिटिकल लीडर का एसिसिनेशन हुआ और उसके बाद पूरे देश में वायलेंस फैल गया। इस एसिसिनेशन ने न सिर्फ बांग्लादेश के पॉलिटिक्स को हिला दिया बल्कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप्स पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। शरीफ ओसाम हादी सिर्फ 32 इयर्स का था, लेकिन वो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में एक बड़ा नाम बन चुका था। वो अपनी डिहार्ड और एग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता था, खासकर एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स के लिए। हादी इनकलाब मांझा नाम के फॉर्म का स्पोक्सपर्सन था और 2024 के स्टूडेंट मूवमेंट के दौरान उसने विस्फोट पॉपुलैरिटी हासिल की। यही वो मोमेंट था जिसने कॉन्स्पिरेसी पीएम शेख हसीना को पावर छोड़कर देश से भागने पर मजबूर कर दिया। हादी खुद को यूथ की आवाज बताता था। 2026 के जनरल इलेक्शन में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में उतरने की तैयारी कर रहा था। उसकी पॉलिटिक्स ने उसे सपोर्टर्स भी दिए और दुश्मन भी दिए। 12 सितंबर को ढाका में एक मस्जिद से बाहर निकलते समय शरीफ ओसाम हादी पर अटैक होता है। अटैकर्स ने अपने चेहरे ढके हुए थे और उन्होंने बहुत नजदीक से हादी के सिर में गोली मारी। हादी को तुरंत सिंगापुर के एक हॉस्पिटल में रिक्रूटमेंट कराया गया। लगभग एक हफ्ते तक डॉक्टर ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसकी मौत हो गई। जैसे ही हादी की मौत की खबर सामने आई, पूरी बांग्लादेश में टेंशन फैल गया। From Dhaka streets to Indian diplomatic missions, the latest chapter of Bangladesh's political upheaval has unspooled with dramatic speed and destabilizing intensity, underscoring the fragility of South Asia's most populous Muslim-majority democracy. What began as a public outcry over the death of a prominent youth leader has broadened into a volatile mix of political crisis, anti-India sentiment, communal violence. हादी की मौत के बाद हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। ये परफॉर्मेंस सिर्फ एब्सोल्यूट अपोजिशन टू पीस तक लिमिटेड नहीं रहे, बल्कि कई जगहों पर वायलेंस में बदल गए। ढाका में देश के दो बड़े मीडिया हाउस द डेली स्टार और पार्थन अलो के ऑफिसर्स में आग लगा दी गई। इन बिल्डिंग्स में मौजूद जर्नलिस्ट और एम्प्लॉय जान बचाने के लिए अंदर फंसे रहे। राजाशाही में डेमोक्रेट्स ने बाग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के हाउसिंग और अवामी लीग के ऑफिस को नुकसान पहुंचाया। चट्टोग्राम में भी हालत बिगड़े और वहां इंडियन असिस्टेंस ने हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट हुए। ये साफ हो गया कि ये सिर्फ एसिसिनेशन का विरोध नहीं था, बल्कि ये एक बड़े साइन ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्लोजन था। इन प्रोटेस्टर्स की सबसे सीरियस बात ये थी कि इनमें खुलकर एंटी इंडियन स्लोगन्स लगाए गए। এরিয়া থেকে দেখানোর চেষ্টা করছি বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতা কিন্তু ইতিমধ্যেই ছায়ানটের দিকে এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন রকম স্লোগানে এই মুহূর্তে ভাঙচুর কিন্তু করছে এবং যে গেট সেটাখানে কিন্তু ভাঙচুর করছে এবং আপনাদেরকে সরাসরি দেখানোর চেষ্টা করছি। हादी के सपोर्टर्स ने एलिगेशन लगाया कि बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में इंडिया का कंसर्न है। इंडियन एम्बेसी और वीजा सेंटर्स को टारगेट बनाया गया, जिससे इंडिया की टेंशन और बढ़ गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तुरंत रिस्पांस दिया और बांग्लादेश की हाई कमीशन को दिल्ली बुलाकर फॉर्मल अपोजिशन रजिस्टर कराया। इंडिया ने साफ तरीके से कहा कि हादी के एसिसिनेशन से जुड़ा एंटी इंडिया नैरेटिव पूरी तरह झूठा और मिसलीडिंग है। इसके बावजूद सड़कों पर गुस्सा लगातार बढ़ता रहा। मायमेनसिंह में हिंदू यूथ की लैंचिंग कर दी गई, जिसका नाम दीपू चंद्रदास था, जो एक हिंदू गवर्नमेंट फैक्ट्री वर्कर था। 25 साल का दीपू पॉइनर केट कंपोजिट फैक्ट्री स्क्वायर मास्तकबारी इलाके में काम करता था। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग थर्सडे रात भालकुला मायमेनसिंह में एक मॉब ने उस पर ब्लास्फेमी के एलिगेशन में अटैक किया। ভাই আমরা আমি ঢাকা করে কেন ছিলেন ভাই আমি মার্কেটে আসছি আমি তো আন্দোলন ভাই ঢাকা করে আমি দেখাচ্ছি স্যার এটা কোনো কথা भीड़ ने दीपू को बहरे में से पीटा, फिर उससे एक पेड़ से बांधा गया, उसके ऊपर केरोसिन डाला गया और जिंदा जला दिया गया।
रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग उसकी जली हुई बॉडी पेड़ से बांधकर वहीं छोड़ दी गई। ये इंसिडेंट बांग्लादेश में माइनॉरिटीज की सिक्योरिटी पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। एनडीटीवी से बात करते हुए दीपू के पिता रविलाल दास ने अपने बेटे की मौत के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि फैमिली को इस इंसिडेंट की जानकारी सबसे पहले सोशल मीडिया से मिली। रविलाल दास ने कहा, हमने फेसबुक पर देखा, पहले अफवाह सुनी, फिर लोगों ने कहना शुरू किया कि मेरे बेटे को बुरी तरह पीटा गया। बाद में हमें बताया गया कि उसे पेड़ से बांधा गया था। उन्होंने ये भी बताया कि भीड़ ने मेरे बेटे पर केरोसिन डाला और उसे जिंदा जला दिया। उसका जला हुआ शरीर वहीं बाहर पड़ा रहा। ये सब बहुत ही भयानक था। Shocking details have emerged from the lynching case of Deepu Chandra Das, a 27-year-old Bangladeshi Hindu. According to Deepu's family, he was killed over workplace rivalry instead of any alleged blasphemous remark on the Prophet. Deepu was an employee of Pioneer Knitwear Limited, a garment factory. For many days, he was in argument with his floor manager, supervisor, and colleagues for demanding promotion. That day, when tensions escalated between Deepu and his colleagues over the promotion matter, rumors flew out of the window that Deepu has uttered blasphemous remarks against Prophet Muhammad in the heat. इस मैटर पर बांग्लादेश की इंडियन गवर्नमेंट ने चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने बयान जारी किया। यूनुस ने बताया कि इस लिंचिंग केस में अब तक 10 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इनमें से 7 लोगों को रैपिड एक्शन बटालियन RAB ने और 3 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। यूनुस ने साफ शब्दों में कहा, न्यू बांग्लादेश में ऐसा वायलेंस के लिए कोई जगह नहीं है। इस हेनियस क्राइम के कल्प्रिट को छोड़ा नहीं जाएगा। इस पूरे क्राइसिस के बीच बांग्लादेश की इंटर्म गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। इस गवर्नमेंट की लीडरशिप नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूसुफ कर रहे हैं। नेशन को एड्रेस करते हुए यूनुस ने कहा कि हदी की मौत देश के लिए एक इनरिपेबल डैमेज है। उन्होंने ये भी प्रॉमिस दिया कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी और कल्प्रिट को सजा दी जाएगी। यूनुस ने ये क्लेम किया कि ये अटैक इलेक्शन प्रोसेस को अफेक्ट करने की कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। पुलिस ने अटैकर्स की अरेस्ट के लिए 50 लाख तक का प्राइज भी अनाउंस किया है। बांग्लादेश में ये सब अचानक नहीं हुआ। पिछले कई सालों में बांग्लादेश अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेक्शन एंड करप्शन को लेकर गुस्सा जमा हो रहा था। देश की बड़ी यंग पॉपुलेशन के पास डिग्रियां तो है लेकिन नौकरियां नहीं है। 2024 के स्टूडेंट मूवमेंट की शुरुआत गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन के मुद्दे से हुई थी। गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट एक्शन, इंटरनेट बैन और पुलिस फायरिंग ने सिचुएशन और खराब कर दी। इन प्रोटेस्टर्स में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स थे। इसी प्रेशर के चलते 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को देश छोड़कर इंडिया आना पड़ा। शेख हसीना का इंडिया आना नई दिल्ली के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक चैलेंज बन गया। एक तरफ भारत की पुरानी कोलैबोरेटर रही है और दूसरी तरफ बांग्लादेश में नई पॉलिटिक्स चल रही है। अगर बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट हसीना पर लीगल एक्शन करती है तो इंडिया से एक्स्ट्राडिक्शन की डिमांड हो सकती है। ये वजह है कि इंडिया पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसे 1971 के बाद सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक क्राइसिस बताया है। चीन और पाकिस्तान भी इंस्टेबिलिटी पर करीबी नजर बनाए हुए है। आज बांग्लादेश पॉलिटिकल अनसर्टन के दौर से गुजर रहा है। माइनॉरिटी कम्युनिटी की सिक्योरिटी एक बड़ा सवाल बन चुकी है। ये सिचुएशन न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पूरे साउथ एशिया की स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकती है। अब ये देखना इम्पोर्टेंट होगा कि बांग्लादेश डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी की ओर बढ़ता है या आरके की ओर, और ये भी कि इंडिया इस बदलते हालात में अपनी स्ट्रेटजी को कैसे तय करता है। आपको इस सब इंसिडेंट के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।